A very good morning to all of you. Welcome you all, class 12th economics. As we in previous class, we have started the new chapter and the last chapter of your Indian economic development. That is a comparative development experience of the India and its neighbors. Neighbors mean neighbor countries like China and Pakistan. So in previous class, we have already discussed about the introduction of the India as well as China and the Pakistan, as well as we have discussed the comparative difference or the comparative development of all of them, that is India, China and Pakistan. So when all these got freedom, India and the Pakistan got freedom in 1947 and the China was established in 1949, and we will also talk about the first 5-year plan which was started in the India basically in the 1951 to 56. So these all are we have already discussed in the previous class. So in today's class we are going to start the that is the development path of the China. Okay. So next topic for today is development path of the China. That is development path of China. Okay. So let's start. That once the People Republic of China was established, the country's economy was controlled by the government. Okay, कि जैसे ही पहले चाइना को क्या बोलते थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ओके, रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते थे. जैसे ही वो इंस्टेब्लिश हुई थी, कब इंस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1949 में. द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो उस कंट्री की, चाइना की जो इकोनॉमी थी उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? इट इज टोटली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. ओके, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उसको क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी. इनिशियली द इकोनॉमी वॉज अग्रेरियन इन नेचर. अग्रेरियन इन नेचर मीन्स कि जो चाइना की जो वो इकोनॉमी थी वो किस पे डिपेंड थी? एग्रेरियन थी, मीन्स एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी. पहले स्टार्टिंग में क्या था? एग्रीगेरियन थी, मीन्स एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी. बट द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GLF. GLF, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि ये पूछता है कि GLF क्या बताता है. GLF इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड. So basically it is totally depend upon the, and it focuses on the industrialization in the China. ये क्या शो करता है कि चाइना में कब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था. So but the great leap forward campaign initiated in 1958. ये आपका GLF स्टार्ट कब हुआ था? 1958 में चाइना में स्टार्ट हुआ था. एमिंग एट इंडस्ट्रियलाइजिंग इन द इकोनॉमी ऑन अ मैसिव स्केल. ठीक है, इसका एम क्या था कि चाइना में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था. हमने ये पढ़ा कि जैसी रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या था, इंट्रोड्यूस हुआ, तो पूरी जो भी इकोनॉमी थी चाइना की उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी. और बट जो इकोनॉमी स्टार्टिंग में थी चाइना की वो क्या थी? एग्रीकल्चर बेस्ड थी. जैसे इंडिया में भी क्या था, हम लोग का जब इकोनॉमी स्टार्ट हुई तो क्या था, हम लोग सब लोग क्या थे, 70% से मोर देन 70% पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर. तो वैसे ही चाइना में भी क्या था कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड था. बट GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ आपका 1958 में, इसका मेन मोटिव क्या हो गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ मैसिव स्केल. मतलब बहुत ग्रेट एक्सटेंट पे ये लोग सब लोग ग्रेट लीप फॉरवर्ड मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा फोकस करने लगे. पीपल वर इनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड. ठीक है, पीपल को क्या हुआ? डिफरेंट पीपल को इंकरेज किया गया कि आप लोग क्या करिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को क्या करिए. देखिए, इंडिया और चाइना में यही डिफरेंस हो गया कि इंडिया अभी तक क्या है, ठीक है डेवलपमेंट हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर में, बट इंडिया क्या है कि अभी तक क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया. और चाइना में क्या था, स्टार्टिंग से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया जाए. डिफरेंट पीपल को भी इंकरेज किया गया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करिए. अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स. कम्यून सिस्टम मीन्स की ग्रुपिंग सिस्टम. जो कम्यून वहाँ पे वो थी रिपब्लिक ऑफ चाइना में, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर क्या था कि जो पीपल क्या थे वो
कलेक्टिवली कोई भी कल्टीवेट कर रहे थे लैंड्स पे, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली कोई क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है, वहाँ पे क्या था, लोग कलेक्टिव होके ग्रुप बना के कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे। इन 1958 there were 26,000 communes that covered almost all the farm population। 1958 में क्या देखा गया, 26,000 ऐसे कम्यून्स थे, 26,000 ऐसे ग्रुप थे जो क्या कवर किए, ऑल दी फार्म पॉपुलेशन, जो भी फार्म पे पॉपुलेशन हो रही है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो 26,000 ऐसे ग्रुप बन चुके थे जो पूरा प्रोडक्शन कर रहे थे। सो हाउएवर जीएलएफ कैंपेन वाज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ सीवियर ड्रॉट। ठीक है, जो जीएलएफ था ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये क्या था, ये इस कैंपेन को ने क्या है बहुत सारे प्रॉब्लम को भी क्या किया, फेस किया, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, ड्रॉट की। एंड दैट किल अबाउट 30 मिलियन पीपल, जिसमें क्या था 30 मिलियन पीपल क्या हो गए थे, किल्ड हो गए थे। एंड विथड्रॉल ऑफ द रशियन प्रोफेशनल। ठीक है, और क्या था, जो भी रशिया के जो प्रोफेशनल थे उनका विथड्रॉन भी हो गया, हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना टू हेल्प इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। जिनको क्या किया था, जो भी रशिया के थे उनको चाइना भेजा गया था बेसिकली कि वो लोग क्या करें, चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करें। इसलिए क्या था, जो रशियन प्रोफेशनल थे उनको भी क्या किया गया था, चाइना में भेजा गया बाय देयर होम कंट्री से उन्हें भेजा गया था। व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद दी चाइना, जब रशिया का क्या था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था चाइना के साथ। सो इन 1965 मायो कौन है, यहाँ के कम्युनिटी जो पार्टी है वहाँ की, उसके वो हेड थे, चेयरमैन थे। तो 1965 में मायो इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो मायो थे वो क्या किए, इंट्रोड्यूस किए ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये कल्चरल रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किए अंडर विच स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क, कि जो भी स्टूडेंट्स थे वहाँ के और जो भी प्रोफेशनल्स थे उनको क्या किया गया, वर्क पे भेजा गया। एंड लर्न अबाउट दी कंट्री साइड, कि वो क्या करें, वो कंट्री रूरल एरियाज में जा जाके डिफरेंट क्या करें, लर्न करें। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को बस ये फोकस किया गया कि वो क्या करें, बस उनकी वो लर्निंग पे फोकस किया गया, या जो डिफरेंट प्रोफेशनल थे वो बस अपनी प्रोफेशन में ही थे, नहीं, उन्हें क्या किया गया, अपने रूरल एरियाज में भी भेजा गया कि वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है, बहुत कुछ लर्न करके आए, बहुत सारी नॉलेज लेकर आए। हाउएवर द फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू रिफॉर्म ऑफ 1978 विच वर इंट्रोड्यूस इन स्टेजेस। ठीक है, इसमें इन सबसे चीज़ों से क्या हुआ कि चाइना में इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था वो बहुत रैपिडली होने लगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस होने लगे। तो इसमें क्या था, बैक टू रिफॉर्म 1978 विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेजेस, जो क्या था, डिफरेंट स्टेजेस में क्या था, इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट स्टेज पे क्या था, इन द फर्स्ट फेज रिफॉर्म वाज इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर। शुरू में जो 1978 में रिफॉर्म आया यहाँ पे, उस रिफॉर्म का क्या था, वो इनिशिएट सबसे पहले कैसे हुआ था, एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ था। कि कोई भी अगर है तो हम लोग क्या है कि ग्रास रूट से स्टार्ट करते हैं, तो एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर में स्टार्ट हुआ, फॉरेन ट्रेड में स्टार्ट हुआ, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में क्या हुआ, ये जो रिफॉर्म हुआ था 78 में वो स्टार्ट हुआ। सो इन एग्रीकल्चर फॉर इंस्टेंस कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। ठीक है, जो भी कम्यून लैंड थी, मतलब जो भी ग्रुप में जो लैंड थी, उनको क्या किया गया, स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया गया, विच वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या है, ये ग्रुप लैंड है, ठीक है, ये ग्रुप लैंड है, कम्यून सिस्टम में यही था, जो कम्यून लैंड थी, जो ग्रुप लैंड थी, ग्रुप में उसको क्या गया था, स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्या गया, स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब ये जो थे स्मॉल प्लॉट्स थे, ये सारे वो क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को क्या कर दिया गया, अलॉट कर दिया। पहले क्या किया गया कि बेसिकली ये क्या थे, 26,000 ऐसे कम्यून थे, जो इतनी ग्रुप बने, जो बेसिकली क्या थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन। बट अब जो 78 में रिफॉर्म आया, उसमें क्या किया गया, इसमें ये किया गया कि जो भी कम्यून लैंड थे, जो भी ग्रुप में लैंड होते थे जिसपे वो लोग प्रोडक्शन करते थे, उसको स्मॉल एरिया में क्या कर दिया गया, स्मॉल में डिवाइड कर दिया गया, और इंडिविजुअल को उसको दे दिया गया। ओके, सो दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम आफ्टर पेइंग द स्टिपुलेटेड टैक्स।
फिर उनसे ये भी बोला गया कि जो भी स्पेसिफाइड टैक्स है उसको पे करो, उसके बाद जो भी अमाउंट है वो आपका हो गया। ठीक है, अब जैसे कुछ भी उन्होंने इस पे अपना प्रोडक्शन किया, कुछ भी प्रोडक्शन किया, जितना भी अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीट है या कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया, तो गवर्नमेंट का बस एक यही रूल था, जो मायो थे उन्होंने बस मायो ने यही बोला कि आपको क्या करना है, जो भी टैक्स है, जो भी टैक्स रेट है उसको बस आप पे करो, उसके बाद जो भी आपको उससे इनकम होगी वो सब आपकी हो जाएगी। ओके, तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेप में इसको फर्स्ट फेज में डिवाइड किया। सो इन द लेटर फेज में क्या हुआ, रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहले क्या था, एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इसमें क्या हुआ था कि रिफॉर्म आया। सेकेंड किस में रिफॉर्म आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो प्राइवेट सेक्टर फॉर्म इन जनरल एंड विलेज एंटरप्राइजेस इन पर्टिकुलर वर अलॉटेड टू द प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, अब जो भी विलेज में इंटरप्राइजेस थी, दोज इंटरप्राइजेस विच वर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द लोकल कलेक्टर्स, जो भी विलेज में इंटरप्राइजेस होती थी जो कलेक्टिवली क्या थे, विलेज एरिया में उस पर प्रोडक्शन हो रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, जो भी प्राइवेट सेक्टर फर्म्स थी और जो विलेज में इंटरप्राइजेस थे वो क्या थे, वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स, उनको अलाउ कर दिया गया कि आप गुड्स को प्रोड्यूस करिए। नेक्स्ट क्या था, गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस, जिसको स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं, और द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वर मेड टू फेस कंपटीशन। देखिए एकदम जस्ट ऑपोजिट, जैसे इंडिया में क्या है कि पब्लिक सेक्टर को कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना होता, क्योंकि वो लोग क्या है एज अ सेफ, और प्राइवेट सेक्टर को क्या है कि कंपटीशन क्या होता है, फेस करना पड़ता है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया, वो लोग प्राइवेट सेक्टर को बोल दिए कि आप लोग अपना गुड्स को प्रोड्यूस करिए, बट जो भी स्टेट सेक्टर एंटरप्राइजेस थे या पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, उनको क्या किया गया, वर मेड टू फेस कंपटीशन, उनके लिए सारे कंपटीशन को ओपन कर दिया गया। दिस फेज ऑल्सो इंक्लूडेड दी ड्यूअल प्राइसिंग। इस फेज में क्या था, ड्यूअल प्राइसिंग भी इंक्लूडेड था, लाइक फिक्सिंग प्राइसेस इन टू वेज। ड्यूअल प्राइसिंग में क्या मतलब है कि जो भी प्राइस है उसको टू वेज में फिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट क्या था, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड sell quantities of inputs and output on the basis of the price fixed by the government। ठीक है, जो भी फार्मर्स थे और जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वह रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट। उनको क्या था कि उनको रिक्वायरमेंट थी कि वो बाय और सेल करें, फिक्स क्वांटिटी में जितने भी इनपुट्स हैं उनको वो बाय और सेल करें, एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो भी इनपुट एंड आउटपुट है उनको उसी प्राइस पे परचेज और सेल करना है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, एंड द रेस्ट वर बॉट एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइस। यही आपका डुअल प्राइस है कि पहले क्या था कि जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, फार्मर्स थे, उसमें ये था कि जो भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो क्या है, वो किस रेट से डिसाइड होगा, वो जो भी परचेज सेल होगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसी रेट पे परचेज सेल होगा। सेकेंड क्या था कि द रेस्ट वर बॉट एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइस। और जितने भी अदर डुअल प्राइसिंग थी, तो फर्स्ट प्राइस ये था कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसी से। सेकेंड प्राइस में क्या था कि जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, पेड करना है, जितना भी बाई करना है और उतने में सेल करना है। विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन द परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रांजेक्टेड इन मार्केट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो जो भी परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो भी मार्केट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसी जो भी मार्केट में ट्रांजेक्शन हो रहे थे डिफरेंट गुड्स का वो भी इंक्रीज हो गया। थर्ड वन इज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर सेटअप। ठीक है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो आपका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो क्या हुआ था, 1979 में चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आप लोग को मैंने एक बार क्लास 11th में बताया भी था कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जिसको सेज भी बोलते हैं, SEZ। ओके, तो इसमें क्या था कि कोई भी किसी भी जोग्राफिकल एरिया में, किसी भी कंट्री की जोग्राफिकल एरिया में हमें पता है कि उस जोग्राफिकल एरिया में क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बैकवर्ड होते हैं। मतलब वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन पे गवर्नमेंट क्या करती है,
इन एरियाज को स्पेशल जो भी SEZ में कर देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कर देती है। अब इससे प्रॉफिट क्या होगा? इससे प्रॉफिट ये होगा कि जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे उनको क्या है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, एज वेल एज जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किए जाएंगे उसकी प्राइस भी इनको ज़्यादा मिलेगी। डिफरेंट टाइप्स के जो भी टैक्सेस उस पर लगेंगे इन लोगों को भी क्या कर दिया जाएगा, टैक्स से एग्जेम्पशन कर दिया जाएगा। और समटाइम्स क्या किया जाता है, फ्री ऑफ टैक्स, जैसे हर जगह का 10% टैक्स पे करना पड़ा है तो इन लोगों को 4% करना पड़ेगा। ठीक है, इन लोग से प्रॉपर जो भी अदर रीजन है उनसे हमेशा, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं उनसे हमेशा क्या है, इसको कम रेट कि इससे क्या होगा कि जो भी बैकवर्ड रीजन है, जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं और जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या होंगे, प्रमोट होंगे कि हम लोग क्या करें, इस इंडस्ट्रीज में भी सेटअप हो। अब अगर यहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप होगी, यहाँ पे भी प्रोडक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी कंट्री में। इसलिए क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डिवाइड कर देती है। इंडिया में भी बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो चाइना ने भी क्या किया, कुछ ऐसे स्टेट्स को या ऐसे रीजन को क्या कर दिया कि बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कर दिया। इससे क्या होगा कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या होंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि वो क्या अट्रैक्ट होंगे कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इसलिए क्योंकि अमाउंट भी उनको क्या है कि मे बी टैक्स एग्जेम्पशन भी हो सकता है, उनको सब्सिडी भी मिलेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये अदर्स इन्वेस्टर्स को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी कंडीशंस को और ये सारी एक्टिविटी वो करती है। तो इसी में क्या हुआ, जो भी 1978 में आपका चाइना में रिफॉर्म आया, तो उसमें जो भी फर्स्ट फेज में डेवलपमेंट किसका हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर का, फॉरेन ट्रेड का और आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर का। ठीक है, और सेकेंड जो भी था उसमें किसका था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ जिसमें क्या था, डुअल प्राइसिंग रखी गई कि जो भी डिफरेंट फार्मर्स हैं एज वेल एज जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, वो गुड्स को क्या करेंगे, या तो जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड किया है उस पर परचेज और सेल करेंगे, या तो जो भी मार्केट प्राइसेस है उस पर वो परचेज और सेल करेंगे। और एक कंडीशन ये भी कि जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वैसे ही जो मार्केट में ट्रांजैक्शन भी गुड्स का इंक्रीज हो गया। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना में क्या किया गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डिवाइड कर दिया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या थे, सेटअप कर दिए गए थे। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1979 में। 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ था और चाइना में जो रिफॉर्म आया था वो 1978 में आया था। ओके, सो इट इज योर डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान। कि डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान का क्या था, हमने तो चाइना में देख लिया। इंडिया का तो हम लोग लास्ट 9 चैप्टर से देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया की जैसे इसमें यहाँ पे रिफॉर्म कब आया, 78 में। इंडिया में कब आया था, बताइए कब आया था, LPG 1991 में। तो हम लोग तो इंडिया का जानते ही हैं। तो अभी बेसिकली हमें क्या करना है, पहले हम उन लोग का स्ट्रक्चर जान लेंगे, चाइना का कैसा था, पाकिस्तान का कैसा था। देन वी विल एबल टू कंपेयर दी ऑल ऑफ 3। हम तब क्या कर सकते हैं, इजिली उनको कंपेयर कर सकते हैं ना। फिर हम जानेंगे कि अच्छा इंडिया में तो 5 ईयर प्लान यहाँ इस टाइम आया था, चाइना में उस टाइम आया था, पाकिस्तान में, तो हम कंपैरेटिवली स्टडी करें। पहले हमको उनका पूरा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन हुई थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट पाथ ऑफ द पाकिस्तान। डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान। Okay, so development path of Pakistan. Pakistan's economic policies bear a resemblance to India's okay. So जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो क्या थी, वो एकदम रिजेंबल थी इंडिया के, मतलब एकदम आइडेंटिकल और सेम थी। ठीक है, पाकिस्तान फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। पाकिस्तान में भी क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था, जैसा कि इंडिया में था। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में। तो पाकिस्तान भी क्या था, पाकिस्तान फॉलोज दी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। पाकिस्तान में भी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को ही क्या किया गया था, फॉलो किया गया था, वेयर प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर कोऑपरेट।
हमें पता है कि मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है कि दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। तो जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान में भी क्या था कि एकदम रिजेम्बलेंस था कि इंडिया का और पाकिस्तान का, कि वो भी क्या था मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, जिसमें जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का कोऑपरेशन था। सो इन द लेट 1950s एंड 60s, जो भी 1950s और 60s की बात करते हैं, अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब क्या था कि बहुत टाइप की वैरायटी में बहुत सारी पॉलिसीज क्या हैं पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, जिसमें क्या था फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें उनका भी मेन मोटिव क्या था कि इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूशन करना है, ऐसी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो फोकस कर रहे थे। मतलब इम्पोर्ट को हमें सब्सटीट्यूट करना है, मतलब अपनी कंट्री में ही क्या करना है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की, कि जिसमें क्या है कि हमको अपनी कंट्री की जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, बाय द इम्पोजिंग द टैरिफ एंड कोटास। तो वैसे ही जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान में भी यही हो रहा था कि उन्हें अपनी कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या करना था, कोप अप करना था। तो उसके लिए वो क्या कर रहे थे कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे थे। इम्पोर्ट को उन्हें सब्सटीट्यूट करना था with the production of the domestic industries. So the policy combined tariff protection for the manufacturing consumer goods with the direct import control on the competing imports. ठीक है, अब क्या था, द पॉलिसी कंबाइंड, जो पॉलिसी आई थी उसमें क्या था, कंबाइंड टैरिफ से प्रोटेक्शन करना था। टैरिफ किस पे लगता है, टैरिफ इज जस्ट काइंड ऑफ टैक्स जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगता है। और इसी टैरिफ को क्या किया जाता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आपके जो टैक्स है उस टैरिफ को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। जब टैरिफ, जो टैक्स रेट क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो गुड्स क्या हो जाएंगे, वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जो पॉलिसी कंबाइंड थी उसमें टैरिफ के थ्रू प्रोटेक्शन हो रहा था फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड, कि कंज्यूमर गुड्स का क्या हो, मैन्युफैक्चर हो विद द डायरेक्ट इम्पोर्ट कंट्रोल ऑन द कॉम्पीटिंग इम्पोर्ट्स। ठीक है, जिसपे क्या हो, डायरेक्ट इम्पोर्ट पे कंट्रोल हो ऑन द कंपीटिंग इम्पोर्ट्स। जो भी इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी इम्पोर्ट को हम कंट्रोल करें, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करना है, तो हम डिपेंडेंट किसी और पे ना हो। तो पाकिस्तान में भी यही कंडीशन थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू मैकेनाइजेशन एंड द राइज इन द food grain production due to increase in the public investment in select area of infrastructure। देखिए, जैसे इंडिया का था उसी की तरह आपको भी लग रहा होगा कि पाकिस्तान में भी हो रहा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू मैकेनाइजेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी क्या था, वहां पे बहुत पॉपुलर होता जा रहा था, मैकेनाइजेशन की ओर शिफ्ट हो रहा था। मैकेनिकल डिफरेंट, जैसे हम लोग क्या थे, HYV सीड्स यूज कर रहे थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, डिफरेंट मैकेनिज्म्स को यूज कर रहे थे कि हम प्रोडक्शन में इंक्रीज कर सके। वैसे ही चाइना में भी पाकिस्तान में भी हो रहा था। एंड राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और जो भी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू इंक्रीज इन दी पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और जो पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट क्या थी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी, इसलिए जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज हो रहा था। इन सेलेक्ट एरियाज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे ये सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज थी, उन सेलेक्टेड एरियाज में क्या था, फूड ग्रेन्स का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था। This led to change in the agrarian structure to a large extent। ये क्या था, ये बेसिकली एक जो अर्गेरियन था, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हमारा नहीं, पाकिस्तान का जो वो था एरिया था, जो इकोनॉमी थी, उसको वो क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। ठीक है, सो नेशनलाइजेशन ऑफ द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस इन द 1970s। जो भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो सेटअप हो रही थी उसका नेशनलाइजेशन पाकिस्तान में कब हुआ, 1970s के एरा में हुआ था। इन 1970s एंड 80s देयर वाज शिफ्ट इन इट्स पॉलिसी ओरिएंटेशन। ठीक है, 1970s और 80s में क्या हुआ, देयर वाज अ शिफ्ट इन इट्स पॉलिसी ओरिएंटेशन। उनकी पॉलिसी जो ओरिएंटेशन था, जो पॉलिसी थी, उनमें चेंजेस हुआ। व्हेन मेजर थर्स्ट एरिया वर डी नेशनलाइजेशन एंड इनकरेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है,
तो उसमें क्या हुआ, मेजर जो एरिया थी उसमें डीनेशनलाइजेशन हो रहा था। जैसे इंडिया में क्या था कि प्राइवेटाइजेशन को हम लोग एनकरेज कर रहे थे, जो भी नेशनलाइज्ड जितने भी रीजन थे उनको डीनेशनलाइज किया गया, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट किया गया, एज वेल एज हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा पाकिस्तान ज़्यादा एनकरेज करा। पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। जो पाकिस्तान था उसे क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला, कहाँ से, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ से, एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंक्रीजिंग आउटफ्लो ऑफ द माइग्रेट टू द मिडिल ईस्ट। ठीक है, और जो भी रेमिटेंसेस था वो भी क्या था, फ्रॉम इंक्रीजिंग आउटफ्लो, जो भी एमिग्रेंट्स मीन्स जो भी माइग्रेटेड पीपल होते हैं, तो टू द मिडिल ईस्ट। ठीक है, वो मिडिल ईस्ट की ओर क्या था, माइग्रेट, विच स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड किया, डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज भी प्राइवेट सेक्टर को पाकिस्तान में मिला, जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इनकरेज हो, उनका प्रोडक्शन डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो। ऑल दीज क्रिएटेड अ कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या था, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्या कर दिया था, पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी करें, क्योंकि अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या प्रॉपर एरिया इन्वायरमेंट होगा तो लोग क्या होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज के, अलग कंट्रीज के भी वो लोग क्या होंगे, इनकरेज होंगे और वो भी मोटिवेट होंगे। इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी पाकिस्तान का होता। इन 1988 रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन द कंट्री। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा चाइना में कब आया, 1978 में रिफॉर्म आया। अब पाकिस्तान में जो रिफॉर्म आया था वो कब आया था, 1988 में। तो ये सारे रिफॉर्म क्या थे, इनिशिएटेड इन द कंट्री। पाकिस्तान में सारे रिफॉर्म्स आए जिनकी वजह से बहुत सारा चेंजेस होता गया। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, वी हैव डिस्कस दी डेवलपमेंट पाथ ऑफ द चाइना, जिसमें डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना हमने पढ़ा, जिसमें क्या था, वो भी 1978 में रिफॉर्म आया था, जो पहले एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे शिफ्ट हुआ, फिर और जो भी डिफरेंट फॉरेन सेक्टर्स, फॉरेन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना में क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप किया गया। फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंट पाथ ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का पढ़ा कि पाकिस्तान में कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो वहाँ पे भी एकदम जस्ट लाइक इंडिया की तरह ही पहले क्या था कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, इंडस्ट्री सेक्टर्स के बाद में हुई, मिक्स इकॉनमी वहाँ पे था। तो ये सारे क्या हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज से भी क्या थे, बहुत सारे फाइनेंस सपोर्ट भी मिल रहे थे, और वहाँ पे 1988 में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। So in the development of Pakistan we have completed, and the development path of the China we have also completed. So we will start the next topic in the next class. Okay, so it will be very long topic, so it will not completed in the today's class. So comparison of the developmental indicators कि हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जो भी डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स है जिसमें हमको क्या क्या लेना है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स लेना है, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन की बात करेंगे कि लिटरेसी रेट कितना है इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में। फिर उसमें कैसा लिटरेसी रेट के साथ साथ हम लोग क्या है कि डेंसिटी की बात करेंगे कि पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, वहाँ पे सेक्स रेशियो कैसा है, पॉपुलेशन कितना है, एनुअल ग्रोथ कितनी हो रही है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट हम लोग उसमें बात करेंगे ग्रोथ इंडिकेटर्स में, जिसमें क्या होगा कि ग्रोथ रेट, जीडीपी में ग्रोथ रेट कैसा है तीनों कंट्री में, सेक्टोरल डिफरेंट जो भी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड दी टर्शियरी सेक्टर में उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन दी नेक्स्ट क्लास, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड दी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स की। इन तीनों ये क्या है, HDI क्या है, वो ऑल ओवर दी कंट्री क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो इसमें क्या हम लोग ये देखेंगे कि जो भी डिफरेंट कंट्री है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वो किस रैंक पे है। इसमें रैंक पता चलती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ये मेजर करते हैं कि सारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हर एक इंडिविजुअल को मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये सारा क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रॉपरली अच्छे से विथ टेबल एंड विथ ऑल दी वैल्यूज वी विल डिस्कस एंड दी कंपेयर। ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से कंपेयर भी करेंगे और ये समझेंगे कि पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है। हमें पता है चाइना क्या है, फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन की बात अगर हम करते हैं। उसके बाद ही आपका
इंडिया ही आ जाती। तो ये सब क्या है हमें डिस्कस करना है। और ये बेसिकली जो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिया एंड नेबर्स का बेसिक यही है कि हम तीनों जो भी कंट्रीज हैं, हमें इंडिया को अगर ग्रोथ पे देखना है तो सो वी हैव टू कंपेयर इट विद द अदर्स कंट्री। हमें क्या करना पड़ेगा, अदर कंट्रीज के साथ इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी हम जान सकते हैं कि इंडिया की स्ट्रेंथ और इंडिया की वीकनेस क्या हो सकती है। को हम क्या करेंगे, तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in the next class. Okay, thank you.